Assalamu alaikum to all of you. Today we will talk about low frequency response in RC coupled amplifier. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिंगल स्टेज RC coupled एम्पलीफायर की गेन को जब चेक किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्रीक्वेंसी के साथ गेन जो है वो चेंज होती थी। किस तरह से चेंज हो रही थी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी और गेन के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करते थे तो वो इस तरह से कुछ आता था कि ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज ही, मतलब कि ये वाली लो फ्रीक्वेंसी है और ये हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी गेन अगर वाई एक्सिस पे हो तो एक्स एक्सिस पे अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ले रहे हैं तो गेन ड्रॉप होती थी लाइक दिस कि ये यहाँ पे भी ड्रॉप हो रही है और यहाँ पे भी हाई फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर गेन जो है वो ड्रॉप होती थी और मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो स्टेबल रहती थी, जो कि कांस्टेंट होती है। तो हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर गेन जो है वो कम होती है, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेट करती है गेन। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो कपलिंग कैपेसिटर्स की वजह से जो है वो गेन ड्रॉप करती है उसकी रिएक्टेंस की वजह से, और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो स्ट्रे कैपेसिटेंस की वजह से ड्रॉप करती है, और जो मिड फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है। तो आज हम लोग जो है वो पहले मिड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, उसके ऊपर चेक करेंगे कि कैसे गेन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर चेक करेंगे कि किस तरह से गेन जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, और कैसे ये ग्राफ जो है वो ये वाला लो फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे हम लोग जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम आज बात करेंगे गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, गेन एट लो फ्रीक्वेंसी रेंज और लो फ्रीक्वेंसी लिमिट हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गेन ऑफ द सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर RC कपल एम्पलीफायर है, इसकी ही हम लोगों ने मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर गेन चेक करनी है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ एम्पलीफायर है वो हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, वही हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ भी किया कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, और इसकी सिंगल स्टेज है, मतलब एक हम लोगों ने एम्पलीफायर जो है वो ड्रॉ किया और RC कपल्ड एम्पलीफायर है। इसका हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है, दो हम लोगों ने, एक पार्शियली सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट है और एक हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट है सिंपल, जो कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर है। तो सबसे पहले हमारा ये जो वन स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर है, इसमें देखें ये हमारे पास जो है वो हम लोगों ने RC कपल्ड एम्पलीफायर ड्रॉ किया, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये पार्शियली सिंप्लीफाइड है। पार्शियली सिंप्लीफाइड का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे R1 और R2। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करके वो यहाँ पे जो है वो एक हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, जो आप लोगों ने हम लोगों ने पीछे इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ किए थे उसमें हम लोगों ने नॉर्टन्स थ्योरम को अप्लाई करके हमने करंट सोर्स वाला जो है वो GM मॉडल स्टडी किया था। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और करंट सोर्स के साथ पैरेलल में, तो ये हमारा जो था नॉर्टन्स थ्योरम था, और बाद में बाकी सारी हमारे पास जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंसेस थी वो आ जाती हैं। जैसे ये R हमारी रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गई, और ये इसके साथ ये वाला कैपेसिटर हमारे पास जो है वो आ गया, और उसके साथ जो है वो ये R1 और R2, इनकी जो हमारे पास जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमारे पास जो है वो RB, दिस इज़ RB जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 और R2 की, और RI2 ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसकी ये रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट में ये देखते हैं कि हमने किस तरह से RB जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ किया है। तो अजम्पशंस यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर करनी है। तो इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने के लिए तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास CE है, ये जो हमारे पास CE है, ये कैपेसिटर जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। अगर कैपेसिटेंस इसकी लार्ज होगी तो इसकी रिएक्टेंस जो है वो निगलिजिबली स्मॉल होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो XC होता है वो 1/ωc होता है, और ओमेगा जो है वो 2πf के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो XC है वो किसके इक्वल होगा, XC = 1/ωc, और ωc जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 2πf के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, XC = 1/2πf × C। तो इसका मतलब f जितनी हमारे पास जो है वो कम होगी उसकी जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। इसी तरह से ही अगर हमारे पास जो है वो इसकी अगर जैसे XC = 1/2π
F इंटू सी। इसी तरह से ही अगर इसकी कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसकी जो रिएक्टेंस है वो कम स्मॉल हो जाती है। हम कैपेसिटेंस को इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि इसकी रिएक्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल हो जाए, निग्लिजिबली स्मॉल हो जाए। और यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई हो गई कि हमारी जो RE है इट शुड बी मच ग्रेटर देन XCE। तो अगर CE जो है वो हमारे इस सर्किट के अंदर RE के पैरेलल में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम RE और CE जो है वो इन दोनों को इक्विवेलेंट सर्किट में वो जो है वो हम, क्योंकि इसकी कंबाइंड जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, हम इन दोनों को जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर जब इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे हम इन दोनों को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल में जो है वो लगे हुए हैं। उसके बाद अब हम लोग जो है R1 और R2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो R1 और R2 को जो है वो हम लोग इसकी जो है रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हम जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RB जो कि है R1 और R2, हम R1 और R2 इस तरह से लेते हैं कि जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है विच इज़ RB शुड बी मच ग्रेटर देन RI2। ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी RI2 से। और RB जो है वो किसके इक्वल होगी? RB जो है वो इक्वल होगी हमारे पास ये R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो RI2 जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास जो है RB और RI2 जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। यहाँ पे जो है ये इसकी ये देखें ये RI2 है हमारे पास और ये हमारे पास जो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होगी। तो यहाँ पे देखें RB और RI2 जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ जो हैं वो पैरेलल हैं तो इट मीन्स कि RB और RI2 ओवर RB प्लस RI2 जो है वो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो कंडीशन ली है, हमने कहा कि हमारे पास जो RB है इट शुड बी मच ग्रेटर देन RI2। तो अगर RI2 से वो बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये जो देखें डिनोमिनेटर में RB प्लस RI2 है, तो अगर RB RI2 से बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसमें RI2 को ऐड करेंगे तो वो RB ही रहेगी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू ही रहेगी। इसका मतलब ये हम RI2 को डिनोमिनेटर में निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐड करने से, क्योंकि RB बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे इसमें RI2 को हम ऐड कर रहे हैं या नहीं। तो इट मीन्स हम यहाँ पे सिर्फ ये भी लिख सकते हैं RB इंटू RI2 ओवर RB, और RB से इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका सिंपली हमारे पास जो है वो आंसर, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो इक्वल आ जाएगी RI2 के। इसका मतलब ये जो हमारे पास RB और RI2 है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो RI2 के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर RB और RI2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो RI2 के इक्वल आती है, इसका मतलब हम RB को यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इक्विवेलेंट मॉडल में से इसको ड्रॉप कर सकते हैं। थर्ड असम्पशन ये है हमारे पास द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर CC इज सो स्मॉल इन द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। अब ये जो हमारे पास CC जो है ये कपलिंग कैपेसिटर ये वाला लगा हुआ है, इसकी जो हमारे पास रिएक्टेंस होती है वो इतनी ज़्यादा स्मॉल होती है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर। तो हम इन तमाम अजम्पशन को जो है वो अप्लाई करते हैं और एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सर्किट ड्रॉ किया है, ये वाला, ये जो हमारे पास ये पार्शियल सिंप्लीफाइड सर्किट है, इसमें हम लोगों ने CC को जो है वो कनेक्ट किया है और हम इसको जो है वो इसकी इतनी स्मॉल होती है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने जो इक्विवेलेंट सर्किट है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर उसमें हम CC जो कपलिंग कैपेसिटर है उसको ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ HIE जो हमारे पास है ये वाली रेजिस्टेंस जो सोर्स के साथ पैरेलल लगती है उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया। GMVBE ये हमारे पास सोर्स है, करंट सोर्स, और उसके बाद R जो हमारे पास है वो रेजिस्टेंस और RI2 जो है वो रेजिस्टेंस है। बाकी तमाम जो है वो हमने अजम्पशंस को अज्यूम करते हुए RB और उसके अलावा जो है CC इन तमाम को हम लोगों ने जो है वो यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं इनपुट के लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने एक तो हमारा ये वाला RC एम्पलीफाइड था, उसके बाद हम लोगों ने इसका पार्शियली सिंप्लीफाइड जो है वो ड्रॉ किया था सर्किट, और एंड पे हम लोगों ने इक्विवेलेंट जो है वो सर्किट ड्रॉ किया था एट मिड फ्रीक्वेंसी। जब मिड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब हम लोगों ने CC को यहाँ से ओमिट कर देना है, क्योंकि जब मिड फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, लो फ्रीक्वेंसी पे होगा, तब हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी रिएक्टेंस जो है वो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते इस वजह से। और मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो इसकी कोई इफेक्ट नहीं होता इसकी रिएक्टेंस के ऊपर फ्रीक्वेंसी का, तो इस वजह से हम इसको यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो G मॉडल के अकॉर्डिंगली जो है वो इक्वेशन ड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की, और हम लोग C पॉइंट जो है वो यहाँ पे
ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसके सी पॉइंट के ऊपर जो है वो हम लोग अपनी इक्वेशन लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने करंट्स फ्लो कर रहे हैं, एक RI2 में से, एक R में से, और एक ये हमारा सोर्स जो है। तो ये तमाम का सी पॉइंट के ऊपर जो है वो सम जो है वो करंट्स का वो 0 के इक्वल होगा। और इस तरह से RI2 में से करंट जो है वो कितना होगा, VT2 जो हमारा सोर्स लगा हुआ था, ये देखें ये वाला जो VT2 ओवर RI2, ये हमारा करंट होगा। यहाँ से R के अंदर से क्या होगा, VT2 ओवर R, और ये हमारा करंट जो है वो किसके इक्वल होगा, GM/VBE, क्योंकि देखें GM/VBE करंट ओवर वोल्टेज होता है, VBE इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट ओवर इनपुट वोल्टेज से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी करंट ही रह जाएगा, जो सोर्स का करंट है इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद ये हम लोगों ने इक्वेशन अपनी लिख ली, ये हमारे पास तमाम करंट का सम जो है वो 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, VT2 को कॉमन निकाल लेंगे, और GM/VBE ये जो है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जो है वो माइनस साइन के साथ चला जाएगा। अगेन अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है VT2 को कॉमन लिया, उसके बाद यहाँ पे इसका LCM लिया, ये क्या हो जाएगा, RI2 इंटू R हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, R प्लस RI2, ये R प्लस RI2 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है वो माइनस GM/VBE ही आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये नीचे चला जाएगा, और यही जाके ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो जब हम लोग इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन VT2 ओवर VBE यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये GM के साथ डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन सिंपली जो है वो क्या बन जाएगी, VBB ओवर VBE, VT2 ओवर VBE इज़ इक्वल टू माइनस GM RI2 ओवर R प्लस RI2। तो जो मिड फ्रीक्वेंसी गेन है सिंगल स्टेज RC एम्पलीफायर की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये देखिए VT2 जो था वो क्या था, वो आउटपुट वोल्टेज था, और VBE जो है वो इनपुट वोल्टेज है। तो ये हमारे पास AV मिड आ जाएगी, गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी VT2 ओवर VBE, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की थी कि ये मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, तो माइनस GM R इंटू RI2 ओवर R प्लस RI2। नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे ये शो करता है कि हमारे पास जो है वो फेज शिफ्ट आता है इनपुट और आउटपुट में, कितना फेज शिफ्ट आता है, 180 का। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये गेन को रिप्रेजेंट करती है मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और यहाँ पे देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है। इसी वजह से ही ये कांस्टेंट होती है, मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारी गेन होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास जब हम लोग गेन और जो है फ्रीक्वेंसी के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस तरह से ये मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है गेन कांस्टेंट होती है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो इसी वजह से डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, माइनस GM R इंटू RI2 ओवर R प्लस RI2।